वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए ये सीटेट 2018 की ये बुकलेट है। ये 2018 की बुकलेट को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको बता दें ये जो बुकलेट है ये मैथ साइंस की है। किसकी है? मैथ और साइंस। मैथ साइंस की बुकलेट है कंप्लीट। हम इसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए मेरे चैनल पर आपको 2018 से लेके 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे और आपको सलूशन मिलेगा विद आंसर सहित। तो आप प्ले लिस्ट को मेरी चेक करिए। प्ले लिस्ट में मैंने बना रखी है सीटीईटी प्रीवियस ईयर पेपर, उसको आप एक बार ज़रूर चेक करो। वहाँ पे सारे के सारे आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके मैं सभी के सभी पेपर वहाँ पे डाल दूँगा। तो चलते हैं। देखिए एम बुकलेट है, ये बुकलेट कोड क्या है? एम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हमारी आएगी सीडीपी आएगी, ठीक है, सीडीपी। और यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? देखो केंद्रीय भाग यानी सेंट्रल से बाहर की ओर बात कर रहा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं इसने। पहला है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, दूसरा है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, तीसरा है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को और चौथा है सोपानी विकास के सिद्धांतों को। एक ऑप्शन सही है, सही वाला आपको बताना है। देखो इसने करी है सेंटर की बात। जब इसने सेंटर की बात करी है ना तो जाहिर सी बात है ये मध्य और बाह्य विकास के सिद्धांत की बात कर रहा है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। कह रहा है स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, चार ऑप्शन है देखो, जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख, यहाँ पे देखो चौथा ऑप्शन, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसमें एक ऑप्शन सही है, बकाया 3 गलत हैं। देखो स्कूल बच्चों के जो सामाजिकरण की एक संस्था है जहाँ क्या है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? समूह की पहचान का, या समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। चार में से एक ऑप्शन सही है, उसको पहचानना है। तो देखो इसमें चौथे ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु के स्थायित्व। तो देखो वस्तु के स्थायित्व, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा चुका है। वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के चरण में होती है। तो कौन से चरण में होती है? चारों चरण आपके सामने हैं। देखो पहला है संवेदीगामक, दूसरा है इसमें पूर्व परिचालन, तीसरा है मूर्त परिचालन और चौथा है औपचारिक परिचालन। तो आपको पता है देखो वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है तो वस्तु स्थायित्व में क्या हो जाएगा आपका संवेदीगामक अवस्था, यानी जो पहली वाली स्टेज है आपकी ये वाली बिल्कुल सही है। क्या है? संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, चलो चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में, यानी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, रिक्त स्थान है, यहाँ पे आप इनमें से भरोगे। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना यानी विशेष शिक्षा कार्यक्रम,
के संदर्भ में बनाई जाती है, या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षा कार्यक्रम के, या फिर मुफ्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के, या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के। 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो देखो व्यक्तिगत शिक्षा जो कार्यक्रम की योजना है ना, किसके संदर्भ में, ये बनेगी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, यानी जो हम तुम्हारा जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया है ना इसमें, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे रिक्त स्थान है, चारों ऑप्शन में से एक आपको यहाँ पे भरना है। कह रहा है महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो भैया 4 ऑप्शन देखो आपके सामने है, 12 से 18 माह, या फिर 18 से 24 माह, या 24 से 30 माह, या 30 से 36 माह। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो इसके करेक्ट आंसर की बात करें ना, तो ये हो जाएगा 18 से 24 महीने के बच्चे की बात हो रही है। 18 से 24 महीना इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बुद्धि लब्धि है IQ से, तो आपको बुद्धि लब्धि भी पढ़नी है। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी है, तो बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी है? ए ऑप्शन है गैल्टन, दूसरा ऑप्शन है बिने, तीसरा ऑप्शन है स्टर्न, चौथा ऑप्शन है टर्मन। देखो गाल्टन तो किसी कीमत पे होगा नहीं, बिने भी किसी कीमत पे नहीं होगा। अब आपके 2 ऑप्शन बचे, स्टर्न या टर्मन। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगी तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो स्टर्न है, 3rd वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बुद्धि या IQ की जो अवधारणा दी है सबसे पहले वो स्टर्न ने दी है। ठीक, चलिए अब आ गया सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो समझो देखो सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित है। तो किससे संबंधित है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी? देखो यहाँ पे द्रव बौद्धिकता पहला ऑप्शन है, दूसरा है रवादार बौद्धिकता, तीसरा है अभिसृत सोच, और चौथा है विविध सोच। ठीक है, अगर आपको हिंदी में यहाँ पे समझ में ना आ रहा है तो आपको इंग्लिश में देख लीजिए। देखो द्रव बौद्धिकता होगी नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। रवादार बौद्धिकता होगी नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। अब देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जहाँ पे भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग हो तो पॉजिटिव मारना आप डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी विविध सोच। क्रिएटिविटी के लिए विविध सोच वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, देखो 4 में से एक सही है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ध्वनि संयोजों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्वनि संबंधी या फिर व्याकरणिक या वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक। तो ध्वनि संयोजक को इसके नियमों के अंतर्गत यानी ध्वनि संबंधों के नियमों के अंतर्गत, पहला वाला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी बच्चा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। देखो जब सोचने की प्रक्रिया किसी बच्चे द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है संस्कृति प्रभावित, बी ऑप्शन है भाषा प्रभावित, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक भाषाई उद्ग्रत। अगर देखो हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें ना, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं भाषा निर्धारित, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। वह क्या उपयोग कर रहा है? 4 ऑप्शन देखो, अंतर्दृष्टि कर रहा है, या कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, या अनुमानी विधि का। तो देखो इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है ना अनुमानी विधि, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो वह क्या उपयोग करती है? देखो कम करने की विधि का, या द्वितीयक विस्तारण विधि का, या फिर उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि। क्वेश्चन को अच्छे से फिर से पढ़ लो, फिर इसका आंसर आपको लगाना है।
देखो इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या आया था, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। देखो पुरुष और महिलाओं यानी जेंडर से संबंधित हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जेंडर वाले टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एवं अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिक एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर पता कर लिया होगा। देखो पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, तो जाहिर सी बात है लैंगिक एक क्या है, सामाजिक अवतरण है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट संचयन प्रणाली के उदाहरण हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कौन सा वाला सही है। देखो पहला ऑप्शन है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, बी ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, सी ऑप्शन है आलेखन पत्र में अकादमिक प्रकृति को दर्शाने, और डी ऑप्शन है अधिगम की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन जो है वो शिक्षकों की क्या करता है, सहायता करता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या फिर शिक्षक अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण की गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो भाई अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षक की सहायता करता है, किस प्रकार से सहायता करता है ये आपको बताना है। चलिए इसमें हम चलेंगे बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। देखो शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, बी है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, और सी है विश्व बंधुता। तो ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। जो समावेशी शिक्षा है वो समता एवं समान अवसर पर आधारित है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन कह रहा है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। तो जो दिव्यांगन अधिकार अधिनियम है ये किस वर्ष लागू हुआ है। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा है 1995, तीसरा है 1999, चौथा है 2016। तो दिव्यांगन जो अधिकार अधिनियम है ये कब लागू हुआ है, चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे 2016 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को समझो। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या करे, समझो, जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। बी ऑप्शन है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रवृत्तियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। सी ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या हो, प्रशिक्षित हो। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में क्या हो, प्रशिक्षित हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप सेकंड वाले क्वेश्चन पे नज़र डालो। देखो विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियाँ कितनी विभिन्न, ठीक है, विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करना प्रशिक्षित है। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें विविध के आधार पर तो सही है, लेकिन वर्गीकृत ये नहीं करना, ठीक है। और विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट व्यक्तिगत की बात की है, इसलिए ये सही नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। देखो
4 ऑप्शन है 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 6 से 22 वर्ष। ठीक है, तो देखो जब आप दिव्यांगजन की जब भी बात आए बच्चों की, तो याद रखना ये 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 6 से 18 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। तो किससे है? देखो पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, बी ऑप्शन है शिक्षण व्यावश्यकता की सार्वभौमिक संहिता, सी ऑप्शन है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, और डी ऑप्शन है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो कौन सा सही हो जाएगा? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप, स्वयं जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। क्या होगा इसका? केंद्रीकरण में अंतर्निहित है, या फिर संज्ञान बोध में, या संज्ञान में, या समायोजन में। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना, ये किस में हो जाएगा? ये संज्ञान बोध में होगा। किस में होगा? संज्ञान बोध में होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। देखो यहाँ अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं बच्चे, तो क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। क्वेश्चन नंबर 22 तो देखो अपने अनुभवों के आधार पे, ठीक है, जो उसने अनुभव लिए हैं, तो ये कहलाएगा आपका मूर्त सोच। चौथा वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 समझो। देखो अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि कहा जाता है। तो देखो 4 ऑप्शन है, विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण और त्रुटिपूर्ण अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 23 तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विभेदी अनुदेशन। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है। क्या कह रहा है? प्रतिपालन जो अधिगम है एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। ठीक है, कौन सा है? अधिग्रहण है, अभिप्रेरण है, आत्मनिर्भरता है या सामान्यीकरण है। 24 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा सामान्यीकरण। चौथा वाला विकल्प इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। संज्ञान और भाव कैसे होते हैं? अन्योन्याश्रित होते हैं या स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं या एकीकृत होते हैं। संज्ञान और भाव की बात कर रहा है। ठीक है, तो संज्ञान और जो भाव होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन करके सिखा रहा है। वह शिक्षण की क्या कर रहा है? प्रदर्शन करके सिखा रहा है, तो वह बच्चों की क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, संशोधन कर रहा है या प्रतिरूपण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 तो जाहिर सी बात है प्रदर्शन करके सिखा रहा है तो वो प्रतिरूपण कर रहा है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखो, मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इनके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो क्या करता है? देखो चौकस करता है, सतर्क या निर्वर्तमान, निरंकुश। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतर्क। क्या हो जाएगा? सतर्क वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 क्वेश्चन कह रहा है, एक समस्या सुधारक बच्चा
विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। रिक्त स्थान में क्या आएगा ये बताना है। देखो, समाज सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथन की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। पहला है सृजनात्मकता, दूसरा है सौंदर्यबोध, तीसरा है अमूर्त, चौथा है तार्किक। क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पे देखो, विचार के आधार पर क्या कर रहा है बच्चा? कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर रहा है, तो भैया ये तार्किक है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस दिन किए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं। जिस दिन कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है देखो, ड्रिल या अभ्यास कार्य कहा जाता है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, या निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, या समस्यात्मक प्रकार का कार्य। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो, इसमें कह रहा है कार्य करते हुए बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, यानी इसमें हम दूसरे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, फिर देखो रिक्त स्थान है, संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो किसमें करा जाता है एक साथ? पहला ऑप्शन है गतिबोधक, बी ऑप्शन है कर्णकोटर, सी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, और डी ऑप्शन है अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें हम जाएंगे, देखिए गतिबोधक के साथ पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, 2018 का जो जूनियर का पेपर था उसका देखो मैथ साइंस, बिल्कुल मैथ साइंस में जो CTP आई थी, CTP आपके 30 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए। अब जो अगला पोर्शन आएगा 60 नंबर का क्वेश्चन है, वो आएंगे मैथ और साइंस के, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक भी कीजिए, ठीक है। शेयर करिए और स्वयं लाइक करिए। देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हुए ज़्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। आप वीडियो में हम आपको आंसर बता दे रहे हैं और आप सॉल्व करने की स्वयं से कोशिश करना, ठीक है, डायरेक्ट। चलो, 31वां क्वेश्चन है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। यह समस्या का कितना प्रतिशत था? यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था, ठीक है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आएगा 16% निकल के आएगा। थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी? तो जो इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका करेक्ट, वो आएगा 450 रुपया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, नीचे तापमान सी में एक डाटा शीट दिया गया है, डाटा का परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखो, डाटा को आपको क्या करना है, या तो डाटा को आप अवरोही क्रम में लगा लो या डाटा को आप आरोही क्रम में लगा लो, ठीक है। परिसर क्या होता है, डाटा का क्या पूछ रहा है, परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर आपको इसका परिसर बताना है, ठीक। अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणामी इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। देखो, हेड टेल हेड टेल टेल हेड, इस प्रकार से ये देख लो पूरी। और फिर चित्त पट, देखो हेड दर्शा रहा है चित्त को, टी दर्शा रहा है पट को। तो चित्त आने की संभावना क्या है? तो चित्त आने की संभावना इसकी क्या है? तो ये हो जाएगी 3/5, ठीक है, पहला ऑप्शन। 35वां क्वेश्चन देखिए, 36वां देखो,
निम्नलिखित में 3D आकृति में से किसमें शीर्ष नहीं है? शीर्ष नहीं है ये आपको पहचानना है। पिरामिड, प्रिज्म, शंकु, गोला। क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो 3D की बात कर रहा है तो गोला जो होता है ना ये नहीं है, गोला नहीं है। बकाया पिरामिड, प्रिज्म, शंकु ये तीनों हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था। इतने 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 हो तो x का मान बताइए। ठीक है, अगर हम 37वें क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 3/5 निकल के आएगा। कितना? 3/5। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बेटा लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आया था 38वां क्वेश्चन। इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, कह रहा था ए बी सी 3 परमेय संख्या हैं जहाँ a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है ये आपसे पूछ रहा था। तो इसमें ये वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ज्यामिति निरूपण कॉमा जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम कहलाता है, पाई चार्ट, दंडारेख या चित्रलेख। 39 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई चार्ट। क्या हो जाएगा? पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो P है। Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है, P का वर्ग है तो P है, ये आपसे पूछ रहा है। तो P क्या है? Q का वर्गमूल है। क्या हो जाएगा? Q का वर्गमूल। अब देखो 41वां क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो 41 में क्या था? मान निकालना था। जैसे अगर मैं कहूँ 121 तो 121 का आपने मान निकाला 11। अब इसमें 70 में जोड़ना था। ठीक है, तो ये 70 और 11 कितना होगा? 81। 81 का रूल निकालते तो हो जाता 9। ठीक है, 9 आपको 91 में जोड़ देना था। 91 और 9 कितना हो गया? 100। और जब आप 100 का निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 10। ठीक है, तो इसका जो था वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इस क्वेश्चन को देखो। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पौधों की पंक्तियों की संख्या के समान है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे हमेशा वर्गमूल निकलता है। देखो 784 का वर्गमूल हम आपको ट्रिक के माध्यम से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब इकाई का अंक कितना है? 4 है। तो 4 किस में आएगा? या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या फिर 8 8 64 8 के स्क्वायर में आएगा। अब इधर देखो, इधर है 7 तो ये 2 का क्यू करोगे, 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा। इधर कितना बचा? देखो 7 है, 7 है। ठीक है, अगर आप क्यू नहीं करना, सॉरी स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 आपका ज़्यादा हो गया तो आपको 2 का स्क्वायर लेना था। तो ये हो जाएगा 22 और 28 में से एक ऑप्शन है तो 22 ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब 28 हमारा करेक्ट आंसर है, बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 था, यदि 2 राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य? देखो पहला ऑप्शन है उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है। बी ऑप्शन है उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। सी ऑप्शन है उनके संबंधित मानों का योग एक समान बना रहता है या उनके संबंधित मानों का अंतर एक समान बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। चलिए 44वां क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है। देखो ये क्वेश्चन आपका दिया है 7y और फिर नीचे है 6 और y बटे y। तो तब y का मान है, तब y का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या आएगा? 8 6 4 या 2 आएगा। ठीक, अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या निकल के आएगा तो ये इसका आ जाएगा 4 निकल के। क्या आएगा? 4। देखो यहाँ पे समझो इसे 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140
घन मीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई निकलवा रहा है, तो जो ऊंचाई निकल के आएगी आपकी ये 20 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर। आप प्रैक्टिस करिए और निकाल के देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। देखो मुद्रा है, मुद्रा को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कौशल रणनीति पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ICT का उपयोग या रोल प्ले, मॉडलों का प्रयोग या बहुत सारी समस्याएं प्रश्न हल करना। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसमें हो जाएगा रोल प्ले। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा ऑप्शन बड़े हैं, तो आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखो, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। 48 को क्या कहा? 4 से गुणा करने के लिए। उनके छात्रों में से एक ने मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। तो गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? 4 ऑप्शन सामने हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिज्म का उपयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन है उसे गुणा की अवधारणा समझ नहीं आई। सी ऑप्शन है दी गई समस्या एक गुणा और योग की समस्या नहीं है। चौथा है उसने गुणा को बार बार योग के रूप में प्रयोग किया है। तो 47 नंबर का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसने गुणा को क्या कह रहा है? बार बार योग के रूप में समझा है। ठीक है, अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 48 नंबर क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे बच्चों को समय की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए, यानी कौन सी गतिविधि की जानी चाहिए या कौन सी एक्टिविटी की जानी चाहिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है देखो समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। बी ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। सी ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। या चौथा ऑप्शन है विभिन्न इकाइयों के समय का रूपांतरण करना। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो देखो बेटा समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखो नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है आपका। 4 ऑप्शन है छात्रों के विकास की निगरानी करना। बी ऑप्शन है निर्देशक निर्णय लेना। सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। और डी ऑप्शन है प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। अब देखो नेगेटिव वाला इसने पूछा है, तो नेगेटिव वाला कौन सा होगा? निर्देशक निर्णय लेना। ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है ये नहीं, एक मिनट रुको, ये नहीं होगा, आपका डी वाला होगा प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। ये नहीं है मूल्यांकन का उद्देश्य, तो इसमें हम चले जाएंगे सेकंड वाले के साथ। ठीक है, डी दूसरा। क्वेश्चन नंबर 50 उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? मैथ की बात कर रहा है भाई, गणित की बात कर रहा है, तो ये होगी समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? 4 ऑप्शन सामने हैं। एक समस्या को कई बार हल करना, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीके खोज करना, तो यही वाला देखो सही है। सूत्रों को याद नहीं करना, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसे ठही नकल नहीं करनी, नकल मैथ में नहीं करनी। ठीक है, एक समस्या को कई बार हल करना ये भी गलत है। तो 51 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या कह रहा है, देखो। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति है। 4 ऑप्शन है। हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह बच्चे को नीचा दिखाती है, उत्तर देने में असमर्थ है। तो आपको क्या लग रहा, 52 का पहला ऑप्शन होगा? जी नहीं, नेगेटिव है। कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए नहीं होगा। बच्चे के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे को उनके विचार व समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53 53 देखो आप। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उसके कई छात्र क्या हो गए? कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन में संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया, या फिर चौथा जो ऑप्शन है उसे देखते हैं क्या है। कक्षा इतने के विद्यार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। तो 53 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, इसका कारण ये हो सकता है ना, थर्ड ऑप्शन पे देखो आप चेक करके, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 54 कक्षा में गणित वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? 4 ऑप्शन सामने हैं। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बी ऑप्शन है, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने यानी अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए। गणित के विषय के बारे में कक्षा में बहस आयोजन होनी चाहिए। बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो, डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए, गलत हो गया। गणित के विषयों के बारे में बहस, गलत हो गया। बच्चे के गणित की प्रमेय सूत्रों को वाचन करने में, गलत हो गया। पहला वाला ही ऑप्शन सही है। पहला वाला ऑप्शन था, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। तो गणित में भाई जो नैदानिक परीक्षण है उसका क्या उद्देश्य है? बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट बनना, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी योजना बनाना। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो माता पिता की प्रतिक्रिया देना गलत है, प्रगति रिपोर्ट ये भी नहीं होगा, अंतिम अवधि की ये भी नहीं होगा। बच्चों की समझ में अंतर जानना यही है। पहला वाला था। क्वेश्चन नंबर 56 उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए या कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए। तो इसका तो आंसर आप लोग सभी बता दोगे, सरल क्वेश्चन है। कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ठीक है, कठिनाइयों को जानने की बात होती तो कौन सा परीक्षण होता, ये आपको बताना है। अगर सिर्फ और सिर्फ कठिनाइयों को जानना होता और उन कठिनाइयों को दूर ना करे तो वो कौन सा शिक्षण कहलाता है? कमेंट करके बताओ आप कौन सा शिक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, नहीं है। मानस दर्शन, रटना, आकलन, मापन। जल्दी से बताओ आप कौन सा हो जाएगा।
तो जाहिर सी बात है नहीं है, रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन है। तो यह कथन असत्य है क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटि होती हैं। तो भैया असत्य कैसे है, लापरवाही के कारण तो त्रुटि होती नहीं है, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, बिल्कुल गलत है, त्रुटियां बच्चों की सोच को नहीं दर्शाती हैं। असत्य है क्योंकि गणित सटीक है, ऐसा भी नहीं है। सत्य है त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे लग गया है, देखो थोड़ा छोटा करते हैं इसे। क्वेश्चन कह रहा है, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि, चार ऑप्शन आपके सामने है। अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। बी ऑप्शन है, ये संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। सी ऑप्शन है, आकार हर वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध प्रोत्साहित करती हैं। डी ऑप्शन है, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसके लिए इसका उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप भाप लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी वाला ऑप्शन सही होगा। नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये सी वाला सही होगा। जब सी वाला सही होगा आपका, यानी आकार हर वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह से यात्राएं विषयों के संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। इसका मतलब हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली 2। देखो, मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपने साइंस के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये जो सीरीज चल रही है ये 2018 के पेपर है, ठीक है, 2018 का। आपको 2018 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर हैं वो मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट को चेक करो, CTET प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, वहाँ पे सभी के सभी आपको पेपर मिल जाएंगे। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला, गणना में त्रुटियों के कारण है, क्या कारण हो सकता है। छात्रा को उबाऊ पाता है, छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को समझते हैं। छात्र क्या है, छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। बी ऑप्शन है, छात्र उस कक्षा में अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। सी ऑप्शन है, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। डी ऑप्शन है, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। देखो, अब यहाँ पे फिर से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 60 को फिर से आप देखो, छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित पसंद नहीं, ऐसा नहीं है। छात्र उस कक्षा में अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन गलत है। छात्र सतह का क्षेत्रफल आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, तो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। अब सी किस में है, केवल ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो लगभग हमने 60 क्वेश्चन देखिए कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो अगले क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे साइंस के, तो साइंस के क्वेश्चनों को भी समझेंगे। 61 से आपके ये साइंस चल गए, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन। देखो, वीडियो आपने लाइक नहीं करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दो। चलो 61वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 61वां क्वेश्चन साइंस का क्या है। देखो, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प। देखो, संसार में पाए जाने वाले भाई सबसे लंबे सर्प की बात कर रहा है ये। तो सबसे लंबे सर्प कौन से होंगे, देखो, वाइपर होगा, एनाकोडा होगा, बोआ होगा या जालीदार अजगर होगा। तो भाई संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं जालीदार अजगर, चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहीं पे चेक कर लेते हैं।
विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है, या यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है। तो जाहिर सी बात है 62 नंबर क्वेश्चन का सभी को आंसर पता होगा। जब आप योग करते हो तो यह लोगों को क्या करता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ करता है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था गया था, 63 और 64 देखो दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। चेचक के टीके का आविष्कार, चेचक के जो टीका है उसका आविष्कार किसने किया है, डायरेक्ट आपको बताना है इसका आंसर। रोनाल्ड रॉस है, रॉबर्ट कोच है, एडवर्ड जेनर है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, जो आपका ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने की है पेनिसिलिन की खोज, ठीक है। और आपका जो चेचक के टीके की बात कर रहा है ना, ये एडवर्ड जेनर हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का, सोडियम बेंजोएट का, अमोनियम सल्फेट का, या सोडियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, परिरक्षक के रूप में किया जाता है भाई सोडियम बेंजोएट का। किसका, सोडियम बेंजोएट का। इसमें हम दूसरे ऑप्शन के साथ, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। 64 का दूसरा। 65वां क्वेश्चन देखो आप, 65वां क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। पहला है अल्कोहल, दूसरा है दही, तीसरा ऑप्शन है चीनी, 14 है साधारण नमक। चारों ऑप्शन आपके सामने। तो जो ईस्ट का उपयोग है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है ईस्ट का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, इस प्रकार से समझो, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एटीपी, फिर राइबोसोम, ठीक। देखो अब यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया अनुपात एटीपी है, ठीक है, और ये है राइबोसोम। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी, तो राइबोसोम का, या आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी से, तो राइबोसोम का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 66, तो ये हो जाएगा प्रोटीन। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 67 देखो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। अब यहाँ पे देखो दोलन पूछ रहा है। अगर ये दोलन पूछ रहा है ना, तो दोलन बराबर हो जाता है एफ गुणे टी, एफ गुणे टी हो जाता है एन बराबर, एन क्या है, एन है दोलनों की संख्या, एफ है फ्रीक्वेंसी, टी है समय, तो एफ गुणे 2 यानी 16 दूनी हो जाएगा आपका 32। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम। कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है, तो आपको पता है इसमें सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के रूप में किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में, अपचायी कारक के रूप में, प्रति अम्ल के, या किण्वन के रूप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल के रूप में, ठीक है, प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, 70, तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से असंपर्क बल का के उदाहरण है। संपर्क बल के नहीं पूछ रहा है, असंपर्क बल के पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है पेशीय बल, तीसरा है चुंबकीय बल, चौथा है एक और बी दोनों। देखो आपको बता दें, इस क्वेश्चन में जो 71वां क्वेश्चन है ना, इसमें सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिला था, सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिला था इस क्वेश्चन में, ठीक है, 71वें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, मधुमेह रोग
किस हार्मोन द्वारा होता है? ए ऑप्शन है थायरॉक्सिन, बी है एड्रेनेलिन, सी है इंसुलिन और चौथा है थाइमोसिन। तो मधुमेह रोग की बात करें तो ये हो जाएगा इंसुलिन, यानी थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 73 देखिए आप, 73 है, एक मिनट नीचे करते हैं थोड़ा सा। 73 कह रहा है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। देखो यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, मिट्टी का तेल तो है पेट्रोलियम का उत्पाद। पैराफिन मोम भी है और बिटुमेन भी है, लेकिन सीएनजी है क्या पेट्रोलियम का उत्पाद? मेरे हिसाब से सीएनजी बिल्कुल नहीं है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एबीएस में भी बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है संकटग्रस्त प्रजातियों, विलुप्त प्रजाति, वनस्पति और पशु वर्ग। तो जो रेड डाटा बुक है ना, ये संकटापन्न जाति, जिन जातियों के ऊपर संकट है या जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है, उन्हें रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। समझ गए आप? चलिए चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर कह रहा है 75, ठीक है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जो जूते के सोल होते हैं ना, वो असमतल क्यों किए जाते हैं? 4 ऑप्शन है। जूते और मजबूती देने के लिए है, जूते को और मजबूती देने के लिए है, या जड़त्व घटाने के लिए है, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। 75वां क्वेश्चन, भाई जूते के जो सोल हैं ये असमतल इसलिए किए जाते हैं, ये जड़त्व बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सरकार ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे प्राप्त होने की संभावना है? देखो आसुत जल की बात कर रहा है, ये विद्युत का सुचालक है, यह एक विद्युत रोधी है, यह विद्युत का कमजोर चालक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आसुत जल है, ठीक है, जब ये आसुत जल है ना, तो ये विद्युत का कमजोर चालक है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है किसी विद्युत परपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। बी ऑप्शन इसका चेक करिए, पहला वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है, बी चेक करो, किसी विद्युत परपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। ठीक है, तो ये नहीं के हिसाब से सही है, ठीक है, और ये बिल्कुल राइट है, तो इसमें नेगेटिव पूछ रहा है तो ये होगा नहीं। सभी भवनों के विद्युत परपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन नेगेटिव पूछा है, ये भी नहीं होगा। यदि परपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर ये उड़ जाएगा, ये भी सही ऑप्शन है, इसलिए ये नहीं होगा। नेगेटिव वाला पूछा है तो पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पोरबंदर, पुरी, मुंबई या गोवा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे पुरी। क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। बी ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत है। चौथा ऑप्शन है इसमें देखो, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है। अब आप सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखो, सेकेंड ऑप्शन की ओर देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका है, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है, इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका है, इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80, थोड़ा सा छोटा करते हैं तभी स्क्रीन पे पूरा आपको दिखेगा। देखो इसको भाई इस क्रम से मिलाना है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन 2 स्तंभ दिए, स्तंभ ए स्तंभ बी, तो स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाओगे आप। ठीक है, स्तंभ ए में देखो क्या क्या दे रखा है, अपघटक दे रखा है, ह्यूमस दे रखा है, शाही दे रखा है और वृक्ष वितान दे रखा है। ठीक है, तो आप मिलाओ। अपघटक देखो, इसमें अगर ज़्यादा आपको नहीं कुछ पता हो तो अपघटक तो पता होगा। अपघटक को आप किससे मिलाओगे? अपघटक यानी डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? चलिए मिलान करिए आप। देखो, वृक्ष वितान को मिलाओगे आप, बड़े वृक्ष की शाखाएं होती हैं। ठीक है, और जो अपघटक होता है, मैंने आपको बताया अपघटक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव से मिला दोगे आप। ठीक है, और ह्यूमस को किससे मिलाओगे? पादप और जंतुओं के मृत ऊतक से। ठीक है, और शाही रह गया, तो शाही एक जंगली जंतु है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 81, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन है। यह लेना आसान है, जी नहीं। यह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है। देखो यहाँ पे देखो, यह निदानात्मक है। रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह निदानात्मक है, ये बिल्कुल बात सही है। यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? जो विद्यालय हैं इसमें विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। सी है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए। और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में देखो आप थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाओ। ठीक है, इसको पढ़ो एक बार, ये समझ में आएगा आपको, यही वाला सही है। देखो, विद्यार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की गई क्षमता का विकास करने के लिए विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। बी ऑप्शन है अवधारणाओं के शिक्षक हेतु तकनीकी का प्रयोग करना या तकनीकी का प्रयोग दिखाना। तीसरा है शिक्षार्थी जो हैं उनको परियोजनाएं देना। और चौथा ऑप्शन है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। 83, तो राइट आंसर देखो चौथा ही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से क्या करना है? कराना है। 84 नंबर देखो आप 84 नंबर कह रहा है एनसीएफ से रिलेटेड है, एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन आया है, एनसीएफ 2005 से। अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य है, इसका क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। बी ऑप्शन है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो। सी ऑप्शन है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। और चौथा ऑप्शन है विज्ञान जो है वो आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो इसका आंसर तो आपने निकाल लिया होगा। विज्ञान बालक के कार्य को दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें, पहला वाला ऑप्शन इसका राइट है। 85, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? देखो नहीं की बात कर रहा है। पहला है खुला मस्तिष्क, तो भाई खुला मस्तिष्क आपको पता है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है। अधिक सीखने की उत्सुकता, ये भी सही है। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कठिन कार्य ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा चौथा वाला।
86 नंबर क्वेश्चन देखो, हरी कक्षा इतने के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी विधा होगी। घूर्णन गति को पढ़ाने के लिए चर्चा करें, गतिविधि आधारित शिक्षण करें, उदाहरण दे, प्रदर्शन करें। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सरल है, चर्चा नहीं करनी है, क्या करना है, उदाहरण नहीं देना, प्रदर्शन नहीं करना, गतिविधि आधारित शिक्षण है, घूर्णन गति के लिए सबसे बेस्ट है। 87 नंबर देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो विज्ञान अधिगम है, विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है देखो, विज्ञान ज्ञान का अर्जित करना, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। बी ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। सी ऑप्शन है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल की प्राप्ति। चौथा ऑप्शन दे रखा है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। आप इस वाले पे देखो, थर्ड वाले ऑप्शन पे नज़र डाल के देखो, अधिगमकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल की प्राप्ति, सहयोग की मूल की प्राप्ति हो रही है। थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 88 नंबर देखो आप, 88 विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। 4 ऑप्शन है, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवृत्ति जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। चलिए 89 क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक चरण नहीं है। स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन करना, या फिर अवलोकन करना। स्थिति की कल्पना करना समस्या समाधान विधि का ये चरण है। स्थिति की कल्पना करोगे आप, समस्या का समाधान भी करोगे, समाधान का प्रयास भी करोगे, निष्कर्ष भी निकालोगे, लेकिन ये अवलोकन है, ये नहीं है समस्या समाधान का चरण। 90 यानी 90 क्वेश्चन देखिए, ये साइंस का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझो आप। इसके बाद हम हिंदी पे चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि एक चरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना या उपयोग। तो इसका भी आपने आंसर निकाल लिया होगा, बिल्कुल सिंपल है। निम्नलिखित में से विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है समानताओं का चित्रण, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए, और लाइक करने के साथ साथ अब चलते हैं अपने लोग हिंदी पर। चलिए अब अपने लोग हिंदी को सॉल्व करेंगे। देखो हिंदी जिन लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, प्रथम भाषा हिंदी ली है, उसके लिए है ये, ठीक है। 91 से 98 तक गद्यांश है, और 190 है, 91 से 120 तक है हिंदी, 91 से 120 तक हिंदी है। इसके बाद जिसने सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत ली है, तो 120 से 150 तक सेकेंड लैंग्वेज जो होगी वो संस्कृत को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इसको देखो, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ क्या आया है समझो। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसले से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते थे तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। आगे देखो क्या है। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने
कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई यह शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो ये था पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो अपने लोग आराम से बनाएंगे। देखिए आप, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी से संघर्ष में शामिल हुए। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, उपरोक्त सभी। तो इसका तो भाई चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 51। कांग्रेस की क्या मांग थी? भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्यों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज़ादी दो। तो देखो अभी अपने लोगों ने क्या पढ़ा था, चलिए 1 मिनट रुकिए, ये 51 नंबर था, पहले 52 पढ़ते हैं। ठीक है, क्रम से चलते हैं। ये देखिए 52 नंबर दे रखा है। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने, सदस्यों ने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भाई देश की जनता ने। किसके साथ जाओगे? दूसरे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आप चले जाओगे, सेकंड वाले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल कौन सा था? समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति। इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 94। देखो आंदोलन का क्या असर पड़ा? ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों की हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो सरकार की खुलकर क्या होने लगी? आलोचना होने लगी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 95। कांग्रेस की क्या मांग थी? 4 ऑप्शन हमने पहले ही पढ़ लिए थे इसके। तो कांग्रेस की मांग थी विधायिका में चुने हुए सदस्यों। 96। सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए आपका, पहला और चौथा बचा। जल्दी से बताइए। तो संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, सफलता ही नहीं दिलाता, संघर्ष मनुष्य को क्या है? निखारता है। चौथा वाला, पैराग्राफ के अनुसार की बात कर रहा हूँ, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, खुलेआम शब्द सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बज रही थी। पैराग्राफ के हिसाब से आपको बताना है। तो खुलेआम क्या हो रहा था? बुराइयां हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? चढ़ता, गिरता गया, हवा का, फिर कम हो गया, भीड़ भाड़ था, सभी, चुपचाप। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो हवा का दबाव कम हो गया, हवा का जो दबाव है वो क्या हो गया? कम हो गया। 99, 98 आपका हो गया। अब देखो 99, तो 99 में सबसे पहले अब अपने लोगों को क्या करना होगा? पैराग्राफ पढ़ना होगा। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई था या उसका शिष्य या पैदल मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया। प्राचीन काल से गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है। आगे देखिए, या अपने ही सरगम को लाद कर चला गया भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता जैसे समेटता हो, मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान जैसे याद दिलाता हो उस बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता था तो उसका गला प्रेरणा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता। संगतकार का स्वर कभी कभी वह क्यों
ही दे देता उसका यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अकेला नहीं है। आगे समझो। और यह फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका है राग, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक सुनाई देती है वह अपने सुरों को ऊंचा उठाने की कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो देखो 99 का। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं इसका आंसर। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर एक संकेत कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सहयोगी, सहदस, समरस या संगदिल। तो ये हो जाएगा सहयोगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है। चट्टान जैसा भारी स्वर से क्या आशय है? मोटी आवाज़, पुरुष की आवाज़, गंभीर आवाज़ या पत्थर की आवाज़। तो चट्टान और भारी स्वर से आशय है गंभीर आवाज़, थर्ड वाला ऑप्शन। 101 नंबर क्वेश्चन, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं अंतरे के गाते हुए। अंतरे को गाते हुए वह भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन, तो वो क्या हो जाता है? लीन हो जाता है। अनहद शब्द में उपसर्ग है, तो अनहद में तो सबको पता है अन उपसर्ग है। ठीक है। अगला है 103। 103 है, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर, भयभीत स्वर। तो भाई बुझता हुआ स्वर होगा पहला वाला। 104, संगतकार का अर्थ है गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखरने से बचाने वाला। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गायक को बिखरने से बचाने वाला। ढाढ़स बनाना, तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, रक्षा सूत्र बांधना। तो इसका तो सबको आंसर पता होगा, बिल्कुल सरल है। पहला वाला हो जाएगा तसल्ली देना। ठीक है। 105 हो गए। देखिए चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 106 ये दे रखा है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। तो पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है? केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, केवल इसमें आ गया तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा आपका। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, बी ऑप्शन। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, सी वाला भी बिल्कुल सही है, 106 का थर्ड वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 आपसे कह रहा है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से माध्यम है। किसका है? लिखने, पढ़ने, बातचीत करने का। तो ये भी क्वेश्चन आपका सरल है भाई, बातचीत करने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 108, लड़के होकर रोते हो, यह कथन है। लड़के होकर रोते हो, तो यह कथन क्या कह रहा है? देखो, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने के लिए बाध्य है। तो ये भी सरल क्वेश्चन है। आपको पता है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने के लिए बाध्य है, क्योंकि लड़के होकर रो रहे हो, तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। भाषा संबंधी विषयों में है, यहाँ पे समझो आप, भाषा संबंधी विषयों के पढ़ने में है, अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है। तो ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, थर्ड वाला ऑप्शन। 113 नंबर देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए या पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप समझते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए आप। किस कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए? किसी कविता को एक क्या है? निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता का एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है।
क्वेश्चन नंबर 113। तो इसमें देखो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और प्रवेश में ही कविता समझते हैं। 114 नंबर देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, अगर आप अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ोगे, सामग्री पढ़ने का अवसर मिलेगा तो क्या होगा, भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की क्या है, समझ बनती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, क्या है, भाषा, विज्ञान की भाषा को समझना, या विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा को प्रयोगों को समझना। तो ये भी क्वेश्चन सरल था, विज्ञान की भाषा को समझना। भाई हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अगली ओर चलते हैं, 116 पे। लेखन क्षमता के आकलन के लिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए देखो 4 ऑप्शन है, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो लेखन क्षमता के आकलन की बात करोगे तो अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। 116 हो गए, अब 117 नंबर देखो। अभी 117 के बाद 3 क्वेश्चन और हैं आपके, ठीक है। इसके बाद जो संस्कृत है, संस्कृत की मैं आपको स्पेशली वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। सभी बुकलेट में संस्कृत की भी आपकी करा दूँगा। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, ठीक है। 4 ऑप्शन सामने हैं। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप के सहज प्रस्तुति है, या पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को अशुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो भाई इसका देखो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये वाला, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, बी वाला ऑप्शन। तो आपके 117 हो गए। चलिए 118 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। आपके सामने आ गया, आपकी दृष्टि में अभ्यास है। तो आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है। तो भाई अभ्यास है पाठ को समझने में मदद करते हैं। 119 नंबर देखिए आप, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या फिर पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। देखो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य ये होता है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। थर्ड वाला जो विकल्प है यहाँ पे सही है, ठीक है। अब देखो 120 नंबर क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करोगे। देखो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करोगे भाई, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाओगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधि कराएंगे। तो यहाँ पे समझो, देखो भैया उन्हें विशेष सहानुभूति नहीं देंगे, विशेष सहानुभूति से भी नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि भी नहीं देंगे, उन्हें कम गतिविधि भी नहीं कराएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त क्या करेंगे, हम साधन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये 2018 का पेपर था आया हुआ, ठीक है। अब इसमें बचा क्या, इसमें देखो इंग्लिश बची है आपकी और संस्कृत बची है।
तो इंग्लिश और संस्कृत की मैं अलग से वीडियो आपको लेके आऊँगा। संस्कृत की अलग से मैं बनाऊँगा, प्रत्येक बुकलेट की, और इंग्लिश की भी अलग से मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट पे जाके देखो आप, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है CTET प्रीवियस ईयर पेपर की। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सभी पेपर मिल जाएंगे। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।